आपका हमारे चैनल वाणी पर स्वागत है। चलिए हम अपनी अध्ययन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करते हैं जीके का, स्टैटिक जीके। तो फिर ठंड का आनंद आप लोग ले ही रहे होंगे एकदम। इस समय दिसंबर का लास्ट चल रहा है, ठंड पड़ रही है, इसके साथ थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी हो जाए। तो फिर आज हम पढ़ते हैं कुछ महान हस्तियों के बारे में जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, अपना तो किया ही किया, देश का भी किया। तो चलिए हम कुछ ट्रिक, कुछ कॉन्सेप्ट मज़ेदार तरीके से शुरू करते हैं। आज हम अध्ययन करते हैं गांधी जी के बारे में। तो हम ट्रिक से डेट याद करेंगे और उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आपको पता है गांधी जी ऐसी शख्सियत थे जो सदियों में कभी कभी पैदा होते हैं। और आप जब उनके बारे में, अभी तो ये सब जो वीडियोस होते हैं वो तो केवल आपको फैक्ट्स या फिर थोड़ी सी जानकारी मुहैया कराते हैं, लेकिन कभी आपको मौका मिले, समय मिले तो उनके बारे में गहराई से अध्ययन करिए, तब आपको पता चलेगा कि गांधी जी क्या थे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो आप देख सकते हैं 2 अक्टूबर को मनाया ही जाता है, गांधी दिवस याद रहता है, लेकिन सन किसी को नहीं याद रहता। तो सन 1869 हम कैसे याद करें? तो आप देखिए कि 1800 तो भाई आगे उन्होंने जितना काम किया है वो तो 1900 आ जाएगा, तो जन्म उसके पहले ही हुआ रहेगा। तो 1869, तो आप देखो यहाँ 6 है और 9 है। अगर आप 6 को उल्टा कर दो तो 9 हो जाएगा। तो आप इसे याद रखो कि एक उल्टा है, एक सीधा है। तो इस तरीके से आप 1869 याद रख सकते हैं। तो इनका जन्म 1869 में पोरबंदर, काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। इनके माता का नाम था पुतलीबाई, जो कि बहुत धार्मिक महिला थी। पूजा पाठ करना, ये सब वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, और लोगों को सेवा करना, भोजन कराना, और अपने गांधी जी के ऊपर ज़्यादातर बहुत ज़्यादा प्रभाव जो सत्य बोलना और वैष्णव धर्म का पालन करना, ये सब उनके माता से ही आया था। उनके माता का नाम था पुतलीबाई। अब पुतलीबाई का हम नाम कैसे याद करें? आप सोचिए कि जो गांधी जी थे अपनी माँ के आँखों की पुतली थे, है ना? तो पुतली तो थे ही, उनकी माँ उन्हें बहुत प्रेम करती थी। तो इससे आप याद कर सकते हो कि गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। तो करमचंद, अब आप देखिए कि याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, एक तो गांधी जी के पूरे नाम भी है मोहनदास करमचंद गांधी, और दूसरा आप सोचिए कि गांधी जी के पिता का कर्म कितना अच्छा था कि उन्हें गांधी जैसे पुत्र प्राप्त हुए हैं। अच्छा, आप ये चीज़ जानते हैं कि गांधी शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ? गांधी शब्द की उत्पत्ति गंधक से हुई है, जो पहले इत्र बनाने का काम करते थे। गुजरात के व्यापारी लोग थे, इत्र बनाने का काम करते थे। बाद में उनका काम अपना अपने हिसाब से व्यापार चलने लगा। तो उनके माता का नाम पुतलीबाई था और पिता का नाम करमचंद गांधी था। और आपने देखा कि भाई ये जो थे ना, सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से नहीं थे। मध्यम वर्गीय परिवार होता है कि हाँ ठीक है, खाने पीने की कमी नहीं है, चीज़ों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ऊंची चीज़ें, ऊंची ख्वाहिशें हम सब पूरी नहीं कर पाते। लेकिन ये उच्च मध्यम वर्गीय परिवार के थे। इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई लंदन में जाके की। तो उस समय मामूली बात नहीं था कि लंदन में कोई ऐसे ही चला जाए, तो इनके पास संपन्नता काफ़ी थी। तो 1876 में इनका परिवार राजकोट आ गया और वहाँ के प्राइमरी स्कूल में इन्होंने अध्ययन किया। और 1876 में कस्तूरबा से इनकी सगाई हो गई। अब कस्तूरबा से आप समझ गए होंगे कि इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। तो कस्तूरबा, अब कस्तूरबा का नाम हम कैसे याद रखें? अक्सर होता है क्या है ना, पुतलीबाई और कस्तूरबा में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन पत्नी कौन माता। तो इससे आप याद रखिए कि अपनी माँ की आंखों की पुतली थे तो पुतलीबाई, और कस्तूरबा, तो कस्तूरबा को हम कैसे याद रखें? आप देखिए कि गांधी जी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता। हाँ, तो जो पिता होंगे तो उनके साथ जो लेडीज़ रहेंगी उन्हें माता ही कहा जाएगा ना, उनकी पत्नी को। तो बा, गुजरात में बा माँ को कहते हैं या फिर दादी को भी कहते हैं। तो जब जो राष्ट्रपिता है तो भाई उनकी पत्नी तो बा ही होंगी ना। तो कस्तूरबा से आप याद रखिएगा कि कस्तूरबा उनकी पत्नी का नाम था। और 1881 में राजकोट में हाई स्कूल में पढ़ाई की। और 1883 में कस्तूरबा का विवाह गांधी जी से हो गया। और उस समय गांधी जी की उम्र क्या थी पता है? 13 वर्ष के थे जब उनकी शादी
कस्तूरबा से हो गई थी। अच्छा, उन उन माने बेसिक जानकारी में उनके बारे में हम जान लेते कि उनके गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। और उसके बाद 1883 में जब कस्तूरबा से सगाई हुई, 85 में उन और शादी हो गई 1883 में। दोनों की उम्र 13 साल की थी। कस्तूरबा और भी छोटी होंगी उनसे 1-2 साल। फिर 1885 में 63 वर्ष की आयु में इनके पिता का निधन हो गया। इनके पिताजी 63 वर्ष के थे जब उनका निधन हो गया। अच्छा, गांधी जी की एक पुस्तक है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, उसे आप मौका मिले तो अध्ययन करिएगा। इतनी अच्छी पुस्तक है। मैं सोचती हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसे कैसे हो सकता है जो अपनी बुराइयों को खोल के लिख सके। पहली बात तो आज का समाज ऐसा है कि लोग अपनी बुराइयों को समझ ही नहीं पाते, उन्हें आप बताओ तब भी मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन गांधी जी ने उसमें अपनी एक एक गलतियों को विस्तार से बताया कि मैंने ये गलती की, इसका क्या नतीजा निकला। तो उन्होंने बताया कि जब हमारी शादी हुई, हम दोनों छोटे थे, कस्तूरबा और मैं, और मेरी पिता की तबीयत ख़राब रहती, मैं उनका पैर वैर दबाने जाता, लेकिन मेरा मन लगा रहता कि मैं कब अपने कमरे में जाऊं। तो आप पढ़ेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा गांधी जी के बारे में जान के। तो मैंने बताया कि 1885 में 63 वर्ष की आयु में पिता का उनके निधन हो गया और 1887 में मैट्रिक पास की उन्होंने और भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश लिए। एक सत्र छोड़ दिया जिसमें उनका माने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद उन्होंने 1889 में प्रथम उनका पुत्र हुआ। 1888 में उनको प्रथम संतान की प्राप्ति हुई, उनके पुत्र थे। सितंबर में उन्होंने 1889 सितंबर में वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। अब सोचिए आप कि मैंने शुरू में क्या बोला कि वो उच्च मध्यम वर्गीय परिवार के थे। अब इंग्लैंड जाके बैरिस्ट्री की पढ़ाई करना मामूली बात तो थी नहीं। तो उन्हें उनके परिवार ने इंग्लैंड भेजा था बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने। वहाँ पे रह के भी उन्होंने शाकाहार भोजन, अन्न का महत्व, ये सब चीज़ों को अपनाया और लोगों को वहाँ समझाते भी थे जो उनके क्लासमेट होते थे। और ये जो शाकाहार है, इन्होंने अपनी माता से ही सीखा कि भोजन में शाकाहारी ही रहना चाहिए। तो गांधी जी शाकाहारी थे। वहाँ पे उन्हें शाकाहार भोजन खोजने में बहुत मेहनत भी लगी। तो फिर 1891 में उनकी बैरिस्ट्री की पढ़ाई ख़त्म हो गई और वो पढ़ाई पूरी करके अपने देश भारत लौट आए। तो जब यहाँ आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनकी माता का निधन पुतलीबाई का हो चुका था। उन्हें बड़ा तकलीफ़ होता है, लेकिन उसके बाद क्या किया जाए, ज़िंदगी का तो काम ही है चलना। फिर उन्होंने बम्बई में और राजकोट में वकालत की प्रैक्टिस की। पहले बम्बई में की, बम्बई में बहुत नहीं चला, उसके बाद उन्होंने राजकोट में वकालत की प्रैक्टिस की, लेकिन वहाँ से वो बहुत संतुष्ट नहीं थे, बहुत चल भी नहीं पा रहा था। तो 1893 में उनका एक कंपनी से अनुबंध हुआ जो गुजरात के व्यापारी थे दादा भाई अब्दुल्ला, और उनका कोई केस था जिसे लड़ने के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका बुलाए थे वो। तो 1893 में गांधी जी कहाँ गए? साउथ अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका। तो 1893 में गए। इसे आप कैसे याद रखोगे? आप देखिए कि 1893 तो आ रहा है, तो हम इसे याद रखेंगे कि गांधी जी तैर के गए थे। ठीक है, 93 तैर के गए थे। बस आप इसे अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। मैं देखिए आपको गांधी जी के बारे में तो बता रही हूँ, लेकिन साथ में प्रयास करूँगी कि आपको डेट्स याद रह जाएं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इतिहास में डेट्स याद करने की होती है। तो आप ऐसे याद करिए कि गांधी जी 1893 में तैर कर अफ्रीका गए। ठीक, तो जो दादा भाई अब्दुल्ला थे वो गुजरात के व्यापारी थे। इनका केस लड़ने वो साउथ अफ्रीका गए। वहाँ जब गांधी जी गए तो वहाँ गांधी जी के जाने पे उन्हें डरबन से प्रिटोरिया जाना था। तो वहाँ से उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट लिया। उस समय क्या था कि साउथ अफ्रीका में गोरे काले का बहुत भेदभाव चलता था, और साउथ अफ्रीका क्या था ना, ब्रिटिश उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब होता है, आप जानते हैं उपनिवेश का क्या मतलब होता है? उपनिवेश का मतलब होता है कि दूसरे देशों से आए हुए लोगों की बस्ती, या फिर वह जीता हुआ देश जिसमें विजेता राष्ट्र आकर बस गए हों। मतलब ब्रिटिश ने उसे जीत लिया था और वहाँ सारे ब्रिटिश का ही शासन चल रहा था, तो इसलिए वह ब्रिटिश उपनिवेश था। वहाँ गोरे लोग, अब भाई ब्रिटिश था, ब्रिटिश अब साउथ अफ्रीका को जीत चुके थे, तो वहाँ पे उन्हीं का राज्य होगा। तो उन्होंने
वहाँ पे गोरे काले का बहुत चलता था कि गोरे लोग ही फर्स्ट क्लास में सफ़र कर सकते हैं, काले लोग नहीं कर सकते। लेकिन गांधी जी को ये सब बातें पता नहीं थी, तो वो फर्स्ट क्लास का टिकट लेके ट्रेन में बैठे। तो वहाँ का जो टीसी था उसने भी मना किया कि आप यहाँ मत बैठो, अभी आएंगे सब तो दिक्कत होगी। तो कुछ गोरे लोग आए, वो सब झगड़ा करने लगे कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, आपका कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है। गांधी जी बोले क्यों राइट नहीं है, मैंने प्रथम श्रेणी का टिकट लिया, मैं इसी में बैठ के जाऊँगा, मैं बाहर नहीं निकलूँगा। तो उन्हें बहुत प्रयास समझाया गया लेकिन वो नहीं निकले। अंततः क्या हुआ कि उन्हें गांधी जी को मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर ही उतार दिया गया। उतार क्या दिया गया, उनका पूरा सामान वामान फेंक दिया गया। तो उससे क्या हुआ, उन्हें वहाँ के काले गोरे के रंग भेद का पता चला, उसका सामना करना पड़ा। उनके आत्म स्वाभिमान को बहुत ठेस लगा, वो बहुत दुखी हुए। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने उसके लिए बहुत कार्य किया। फिर क्या होता है, 1894 मतलब 1894 में रंग भेद का सामना, वहीं रहकर सामाजिक कार्य किया और वकालत करने का फैसला लिया। और 1894 में ही नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 1896 में 6 महीने के लिए स्वदेश वापस लौटे तथा 2 पुत्रों को नटाल ले गए। नटाल में ही किया था, कब किया था, 1894 में इन नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। फिर 1802 साल बाद वो वापस आए अपने देश 6 महीने के लिए, और उसके बाद अपनी पत्नी और 2 पुत्रों को नटाल ले गए। फिर क्या हुआ, 1899 में ब्रिटिश सेना के लिए, अब गांधी जी वहाँ पे आप देखो कि नटाल में एक्टिव हो गए साउथ अफ्रीका में। अब वो देखेंगे कि आप बड़े बड़े लोगों से लड़ेंगे, ब्रिटिश से लड़ेंगे, काले गोरे वहाँ के जितने गैर कानूनी नियम, जो काले नियम रहेंगे, जो इंडियन के विरुद्ध रहेंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे वो। तो 1899 में ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। अब ये जो एम्बुलेंस सेवा थी उसमें भारतीय लोग थे, और जिन्हें चोट लगती, जो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, उनकी मदद करते हैं। फिर 1901 में उन्होंने फिर वो वापस आए, देश आए अपने, और कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। अब आप देखिए कि 1901 ठीक में गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। तो आप इससे याद रख सकते हो कि एक मतलब पहली शताब्दी। गांधी जी ने 1901 में जब कांग्रेस में भाग लिया, उसके बाद पूरा कांग्रेस उनके नाम, पूरा राष्ट्रवाद उनके नाम हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन उनके इर्द गिर्द था। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि गांधी जी पहली बार कब कांग्रेस में अधिवेशन में भाग लिया था, 1901 में। फिर 1903 में जोहान्सबर्ग में कलकत्ता वकालत का दफ्तर खोला। कब खोला था, 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। अपना भाई वकील तो थे ही और केस लड़ने गए थे, तो 1903 में अपना वकालत का वहाँ पे उन्होंने दफ्तर खोला। और फिर 1903 या 4, आप देखोगे ये डेट में बड़ी कन्फ्यूजन होती है, कहीं 1903 मिलेगा या 1904 मिलेगा। तो ये वहाँ पे उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला, उसका प्रकाशन किया, उसमें जमकर सारे भेदभाव का विरोध किया। और 1904 में, अब इंडियन ओपिनियन का कब किया था, 1903 या 4, इसमें से कोई भी डेट आए तो आप उसे टिक कर सकते हो। तो 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1904 में वहीं पर उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। अब इसे कैसे याद रखें, ये सब क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। जो मेन डेट है उसे मैं ज़्यादा फोकस करूँगी, और जो एग्ज़ाम में कम आते हैं उन पे मैं कम फोकस करूँगी। तो 1904 फिनिक्स आश्रम की स्थापना। 1904 में आप देखिए 4 कैसे लिखा जाता है, 4 प की तरह लिखा जाता है, और फिनिक्स में से आप एक उधर का टांग हटा दीजिए तो प की तरह ही दिखता है। बस इसे एक बार आप 2 मिनट ध्यान दीजिए कि 1904 फिनिक्स आश्रम, तो उधर भी वैसे ही दिख रहा है, इधर भी, तब ऐसे आप कोरिलेट कर सकते हैं। 1906 में प्रथम सत्याग्रह। 1906 में साउथ अफ्रीका में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। 6 सत्याग्रह, ठीक है, ऐसे आप 6 से सत्याग्रह आप कोरिलेट कर सकते हैं कि पहला सत्याग्रह उनका कब था, देश में, अपने देश में नहीं, अभी ये साउथ अफ्रीका का ही चल रहा है। तो 1906 में प्रथम सत्याग्रह था। जुलू विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की।
वहाँ पे जुलूं विद्रोह चल रहा था। उस समय भी गांधी जी ने एम्बुलेंस सेवा तैयार की और एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में पहला सत्याग्रह। तो उनका सत्याग्रह क्या था? अच्छा, तो सत्याग्रह अच्छा था, तो इससे हम छ याद रख सकते हैं। अच्छा, छ। प्रथम सत्याग्रह उनका कहाँ था? साउथ अफ्रीका में 1906 में। और 1906 में जब पहला अच्छा, सत्याग्रह का पहले आप शाब्दिक अर्थ समझिए। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह। सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह। अपनी बात, सत्याग्रह का मतलब होता है कि आप जब अगर सत्य बोल रहे हो तो उस पर आप अडिग रहो लास्ट तक। जब तक आपको उसमें कामयाबी ना मिल जाए तब तक आप उस पर अटल रहो, अडिग रहो। तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे कि उनका पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में अच्छा था। छ से आप देखिए को रिलेट करिए, अच्छा एक साथ ऐसे लग रहा है कि दोनों सिमिलर वर्ड हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर 1907 में काले अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह भी किया गया। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। उसके बाद जो काला अधिनियम बनाया गया था वहाँ ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसको उन्होंने पूरा जला दिया था। इसके लिए और अहिंसक, उनका जितना आंदोलन होता था वो सब अहिंसक होता था। फिर 1908 में अहिंसक आंदोलन के दौरान उन्होंने अहिंसक आंदोलन का आयोजन किया था। उसके दौरान उन्हें जेल की सज़ा सुनाई गई। फिर 1909 में वोल्कसहर्स्ट और प्रिटोरिया में 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई। 1909 में उन्हें वोल्कसहर्स्ट और प्रिटोरिया में 3 महीने को जेल भेज दिया गया। फिर 1913 में गांधी जी ने गैर ईसाई विवाहों के लिए ओवरराइड के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गांधी जी वहाँ पे अपने नाम का झंडा गाड़ चुके थे। काफ़ी लोग, भाई अधिकतर सब जो हिंदुस्तान के थे या फिर जो वहाँ गुलाम थे, जिनका जो भेदभाव के शिकार थे, सब गांधी जी को वहाँ जानने लगे थे। 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। कब लिखी थी? 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक उन्होंने लिखी। फिर क्या हुआ? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अपने एक लंबे 21 साल के लंबे प्रवास के बाद अपने स्वदेश भारत वापस लौटते हैं। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वापस आने पर उन्हें, अच्छा आपको मैंने बताया कि उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो जब वो वापस आते हैं उनका वहाँ स्वागत किया जाता है। कांग्रेस तो 1885 में ही स्थापना हो गई थी, तो कांग्रेस तो काफ़ी पुरानी हो चली थी। तो कांग्रेस वाले सुनते थे, पेपर्स में आता था कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ये किया वो किया, तो काफ़ी प्रभावित थे और लोग उनसे मिलने, उन्हें रिसीव करने गए कि भाई गांधी जी ऐसे कौन से हैं, उन्हें देखा जाए। काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई गांधी जी को देखने के लिए। तो जब वो वापस आए तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा उन्हें आमंत्रित किया गया, जो कि उनके गुरु थे। तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वरिष्ठ नेता भी थे गोपाल कृष्ण गोखले, और ये नरम दल के नेता कहे जाते थे। अभी आप कांग्रेस के बारे में जब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी तो आपको बताऊंगी गरम दल, नरम दल, सब के बारे में। तो उन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को आमंत्रित किया और गांधी जी को भारत की मौजूदा स्थिति, गांधी जी 20-21 साल से थे नहीं, और जब पहले थे तो छोटे थे, उन्हें इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था। तो उसके बाद उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को भारत की मौजूदा स्थिति और सामाजिक स्थिति के मुद्दों के बारे में अच्छी तरह से निर्देशित किया, और उन्होंने कहा कि तुम आँख कान खुला रखो लेकिन मुंह बंद रखो 1 साल तक। तो गांधी जी ने 1 साल तक केवल भारत भ्रमण किया। पूरा भारत भ्रमण करके वो भारत की स्थिति से अच्छी तरीके से अवगत हुए। उसके बाद उन्होंने फिर, अब हम उनका भारत में किए गए आंदोलन का अध्ययन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो मैं कहना चाहूँगी कि आपको मज़ा आया होगा। हाँ, एक उनकी बेसिक जानकारी में एक बात आप और नोट कर लीजिए कि उनके 4 बेटे थे, हरीलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। तो आगे उनका जो है, आगे का हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आप गांधी जी को एक बार ध्यान से देखिए। अच्छा, एक बात आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप जितनी वीडियोस देख लेंगे, लेकिन इतना इकट्ठा सब पूरी जानकारी, मैंने कई सोर्स से सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है। तो आपको मेरी जितनी वीडियोस मिलेंगे उसमें मैक्सिमम गांधी जी पूरे कवर हो जाएंगे। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आप प्लीज़ बने रहिए, देखते रहिए, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें, और फिर मिलते हैं हम इनकी नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।